हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे पीकेएच वेंचर्स आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आज सेकंड डे था पीकेएच वेंचर्स का। कितना पैसा निकल कर आया है, क्या आईपीओ पूरा भर पाया है या फिर आधा भर पाया है या फिर कितना भरा है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। रिटेलर्स ने कितना पैसा लगाया है, सेकंड डे था आज। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, पीकेएच वेंचर्स आईपीओ का आज सेकंड डे था। और ये बात ध्यान रखिएगा, एक दिन और बाकी है इस इशू को बंद होने में, जो है कल का तारीख, यानी 4 जुलाई। 4 जुलाई को ये जो इशू है वो बेसिकली बंद हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी 148 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ मार्केट में उतरी है। 148 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने घोषित किया है। 100 शेयर आपको कुल मिला के मिलेंगे और 379 करोड़ का ये पूरा इशू होने वाला है, जिसमें से 270 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल यानी 109 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। इसके अंदर कोई भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन नहीं रखा गया, यानी जो भी पैसा है वो सब वो बटा है किस किस में, क्यूआईबीज, रिटेलर्स और एचएनआईज के अंदर। इन 3 कैटेगरीज के अंदर ही ये जो बेसिकली पैसा है वो आपको बटता हुआ नजर आया। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। सेकेंड डे को जो दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो बहुत खास तो नहीं है। क्यूआईबीज का कुल मिलाकर अभी तक जो पैसा आया है वो है 0.11 टाइम्स, यानी कुल मिला के 11% ही क्यूआईबीज ने अभी तक इस आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है। यानी 20.31 करोड़ की टोटल एप्लीकेशन होती है। 20.31 करोड़ जो वैल्यू होती है 0.11 की, यानी 11% 20 करोड़ के आसपास। ज़्यादा पैसा क्यूआईबीज की तरफ से अभी तक नहीं आया, बट क्योंकि क्यूआईबीज आखिरी दिन लगाते हैं तो लेट्स वेट कितना पैसा आता है आखिरी दिन, ये समझ में आएगा। एचएनआईज यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनके द्वारा दोस्तों कुल मिला के 0.63 टाइम्स यानी 63% के आसपास का पैसा निकल कर आया। यानी कुल मिला के 35 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो निकल कर आया है। 35 करोड़ 70 लाख की एप्लीकेशन वैल्यू की मनी है ये। सो ओनली 63% अभी तक एचएनआईज ने पैसा लगाया है, जिसमें से जो बिग एचएनआईज है उनकी तरफ 78% आया है और जो स्मॉल एचएनआईज है उनकी तरफ से 32% आया है। जो दोनों कैटेगरीज का बायफर्केशन है, इसमें बेसिकली ये पता चलता है कि करीबन 78% और 32%, इसको मिलाकर 63% होता है कुल मिलाकर एचएनआईज के पास। तो एचएनआईज ने भी हम कह सकते हैं ज़्यादा पैसा तो नहीं लगाया, इंटरेस्टेड वो भी ज़्यादा लग नहीं रहे। इसके बाद आती है रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी कुल मिलाकर दोस्तों कितना पैसा लगाया है वो है 45%। ओनली 45% अभी तक रिटेल कैटेगरी भरी है, यानी कुल मिला के 59.27 करोड़। अगर देखा जाए तो तीनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा अभी तक रिटेल कैटेगरी ने ही लगाया है। और कुल मिलाकर जो इशू है वो अभी तक 30% ही भर सका है। यानी कुल मिला के अभी ये 1/3 भी हम नहीं कह सकते कि ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। तो अपने आप में ये बहुत लो सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज जब सेकेंड डे आ चुका है इशू का और उसके बावजूद भी अगर इशू सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये बात साफ है कि उस इशू को लेकर मार्केट में बहुत खास दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। अब क्यों दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही, उसके पीछे का भी कुछ रीजन है। देखिए, पहला रीज़न है कंपनी का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होना। कंपनी का दोस्तों एक बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं है, राइट। कोई भी कंपनी है, राइट, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं रिलायंस को, ठीक है। तो रिलायंस का पहले था ऑयल एंड गैस का काम, अब जियो का काम आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ऑयल एंड गैस पे फोकस नहीं करती। ये भी ऐसा नहीं है कि कंपनी एक बिजनेस पे फोकस नहीं करती है, लेकिन इनके बिजनेसेस बहुत सारे हैं। तो अगर आप ढूंढने जाएं कि इसका बिजनेस सबसे ज़्यादा मेन कौन सा है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी जितना डाइवर्सिफाइड है, कंपनी के पास होटल्स भी है, कंपनी के पास आपको कंस्ट्रक्शन का भी काम देखने को मिल जाता है, कंपनी हाइड्रोजन के ऊपर भी काम कर रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी देखिए इनके पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, उस अपॉर्चुनिटी को कंपनी ग्रैब कर लेती है और उस सेक्टर के अंदर घुस जाती है। भले वो दूसरा कोई भी सेक्टर हो, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इन्वेस्टर्स के बीच में कि जो वैल्यूएशन है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करें। इस बिजनेस पे इस सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग से कैलकुलेट करें, या इस सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग से कैलकुलेट करें, या उस सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग से कैलकुलेट करें, जो एक बहुत बड़ा रीजन है आईपीओ को लो सब्सक्रिप्शन रिसीव होना। अगर देखिए कंपनी का फोकस एक बिजनेस पे होता तो मोस्ट लाइकली पैसा आ जाता, बट क्योंकि एक बिजनेस पे फोकस नहीं है इसलिए मेजरली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए जो 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन है उसमें आप साफ नोटिस कर सकते हैं, पहले दिन तो मात्र 6% आया था। देखिए, जब बाजार बहुत बढ़िया हो, बाजार में आपको लगातार ही तेजी देखने को मिल रही हो, और वहां पर कोई भी अगर कंपनी आती है आईपीओ लेकर, राइट, वो थोड़ी भी अगर खराब होगी तो वो चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपनी खराब तो नहीं है, लेकिन कंपनी के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है। सेकंड बात क्या है यहाँ पर जो मेजर है, वो अब रिटेलर्स भी परिपक्व हो चुके हैं।
परिपक्व मतलब क्या, कि उनको भी समझ में आता है कि हाँ कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ख़राब है। पहले होता क्या था कि कोई भी कंपनी आ जाती थी और वो पैसा बना के चली जाती थोड़ी बहुत, और उसके अंदर लोग पैसा लगा देते थे। पहला एक समय तो ऐसा आ गया था जहाँ पर ग्रे मार्केट नहीं भी दिख रही है तो लोग पैसा लगा रहे थे, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि सारे आईपीओ बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक समय वैसा आया जहाँ पे कोई आईपीओ अच्छा नहीं आया, और जहाँ पर भी पैसा लगा रहे थे वहाँ पर पैसा नहीं बन रहा था। इसीलिए जो टाइम था उसके बीच में, जैसा मैंने कहा, एक रिटेल इन्वेस्टर परिपक्व हो गया और इसीलिए पैसा वो सोच समझ के लगाता है। और आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया बात है ये, कि कंपनीज़ को पहचानना, कंपनीज़ को समझना आना चाहिए, उसके बाद पैसा लगाना चाहिए। मेरा देखिए पर्सनल ओपिनियन यही है कि आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप खुद कंपनी के बारे में रिसर्च करें, खुद का एक ओपिनियन क्रिएट करें, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है बोले। लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि कंपनी की मेजर फ्लॉ जो है वो यही है। बाकी इनके रेवेन्यूज़ भी बहुत स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी के रेवेन्यूज़ हर बार ही बहुत स्टेबल रहे हैं और हर बार समझ में आया कि हाँ ग्रोथ ओरिएंटेड है। कंपनी के रेवेन्यूज़ में भी इनस्टेबिलिटी है। दूसरी बात, इंक्रीजिंग ऑफ डेट। भले कंपनी कहती है कि वो डेट मैनेजेबल है, बट वो डेट इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन कंपनी के पास से नहीं आया था, जो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक मुझे बेसिक रीज़न लगते हैं। अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है कि आईपीओ बहुत अच्छी लिस्टिंग दे, बट अगेन जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर ग्रे मार्केट की भी बात करते हैं तो ग्रे मार्केट भी ऐसा नहीं कि बहुत उत्साहित करती है आपको पैसा लगाने के लिए। ग्रे मार्केट में भी यही दिखता है कि 6.76% का ही प्रीमियम है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस इशू को इतना हाई सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होगा। अगर ये अकेला आईपीओ होता अभी तो डेफिनेटली ये सब्सक्राइब हो जाता, बट ऐसा नहीं ना कि आखिरी ये अकेला आईपीओ है। आईपीओ तो बहुत सारे हैं ना मेन बोर्ड में भी। आपके पास जब भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे तो अच्छी कंपनीज के अंदर ही पैसा जाएगा। और वैसे भी आइडिया फोर्ट, साइन, डीएलएम, ये दो अच्छी कंपनीज आ गई थी तो वहाँ पे मेजरली लोगों ने पैसा लगा दिया। कल से एक नया आईपीओ ओपन होगा जो है सेनको गोल्ड का। सेनको गोल्ड भी बहुत अच्छा आईपीओ माना जा रहा है, तो वहाँ पर भी पैसा अच्छा आने की पूरी पूरी संभावना नजर आती है। तो आई थिंक ये बहुत बड़े रीजंस है कि जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो फिर उसी कंपनी में पैसा जाएगा जो कंपनी वर्थ इट है, राइट। अगर वर्थ इट कंपनी होगी तो वहाँ पे पैसा लगाएंगे, लेकिन जो वर्थ इट नहीं होगी वहाँ पर पैसा नहीं आएगा। ये बात क्लियर है, ये बात मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो आई थिंक वही है। बाकी आप लोग भी बताइए अपना क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ज़रूर ये भी बताना है कि यहाँ से क्या लिस्टिंग एस्टिमेट मानते हैं पीकेएच वेंचर्स का। देखिए कोई ग्रे मार्केट का मतलब एग्जैक्ट नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ग्रे मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से क्रिएट होती है, उनको जो लगता है वो उस हिसाब से प्रीमियम ट्रेड होता है। ग्रे मार्केट आज ऐसा नहीं है कि कभी गलत नहीं हुई है, हो सकता है गलत होती है, बहुत बार होती है गलत और आगे भी होती रहेगी। बट बात क्या है कि ग्रे मार्केट कम से कम आपको एक आइडिया देता है, और वो आइडिया जो देता है वो मार्केट मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा देखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर कोई ख़राब से ख़राब कंपनी को ग्रे मार्केट मिलता है तो मैं तो मानता हूँ कि उधर पैसा आ जाता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट ये बात ज़रूर है कि जब ग्रे मार्केट बोल रहा है कि नहीं यहाँ पर इस कंपनी पैसा लो है, पैसा नहीं आने की उम्मीद है, तो वो ग्रे मार्केट से ही पता चल जाता है कि ग्रे मार्केट लो है। ग्रे मार्केट लो का कारण ही है बिकॉज वहाँ पर पैसा नहीं आ रहा है, वरना अच्छा आईपीओ का तो पैसा तो जरूर आएगा और ग्रे मार्केट भी अपने आप में बढ़ेगी। बट ठीक है, देखते हैं होता क्या है। मेजरली जो मैं आपको पहले बताया था कि क्यूआईबीज को देखिए, क्यूआईबीज कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर क्यूआईबीज का पैसा अच्छा आता है तो फिर एक बार माइंड बना भी सकते हैं। बाकी अभी तो मेरा मानना क्लियर यही है कि अवॉइड करिए, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि अकेला ही है आईपीओ होने वाला है, आपके जब ऑप्शन है तो उसका आई थिंक यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर